Okay, so good morning all again. Now today we will start with our history chapter 2. We are not starting with our history chapter 1 because history chapter 1 is regarding Europe. और जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया की बात पढ़ेंगे इट विल बी वेरी फेमिलियर टू यू क्योंकि अपने इंडिया की बात है और फ्रीडम स्ट्रगल है तो कहीं ना कहीं अपने से रिलेट करेंगे एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड and also very easy for us to relate to it. Okay, so we'll start with our history chapter number 2, which is nationalism in India. Now, जब हम ये बात करते हैं कि what is nationalism, nationalism जो है इस टर्म का एक्चुअली में मतलब क्या होता है? If I ask you in general sense, you will obviously say मैम patriotism जो होती है या फिर अपने कंट्री की तरफ जो हमारी ड्यूटीज होती हैं उसको फुलफिल करना या फीलिंग ऑफ कहीं ना कहीं बिलोंगिंगनेस टू वन कंट्री, ये सारी चीजें जो इसको हम नेशनलिज्म की जैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो नेशनलिज्म का जो पूरा कंसेप्ट है विच इज एक्चुअली स्टेटेड इन चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री, इट विल मेक इट मोर क्लियर. बट अभी जब हम अपने नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें तो हम ये देखेंगे कि कैसे ये जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हुई. इससे मेरा मतलब क्या है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म? फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म से मेरा मतलब ये है कि देखो पहले क्या था इन एंशिएंट और द मिडिवल टाइम्स, लोग है ना अपना जो एरिया है या अपना कहीं ना कहीं जो बिलोंगिंगनेस है वो सिर्फ उतने एरिया में करते थे जितने एरिया में उनका रूलर रूल करता था. मतलब जो राजपूत थे वो पूरे इंडिया को अपना नहीं, बेसिकली राजस्थान वाले एरिया को अपना मानेंगे, या मराठा जो है वो महाराष्ट्र है, जितने एरिया के ऊपर वो लोग रूल कर रहे थे. उससे पहले भी हमारे गुप्ता थे, मौर्य थे. तो ये वाली जो फीलिंग है कि जो पूरी इंडिया है ये हमारी नेशन है और हम लोग सारे इसके पार्ट है, ये कैसे डेवलप हुई इसमें कहीं ना कहीं नॉट टोटली, क्योंकि इससे पहले भी अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे एम्पायर थे जो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया में कवर थे, और फिर भी जो हमारी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है ना वो स्ट्रेंथन जब हुई जब हम सबने मिलकर क्या किया था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई की थी. So when we fought for our freedom, all of us got united, irrespective of religion, irrespective of our place, language, culture, जो भी है, because we had one common aim and one common enemy. कि हमें इनको क्या करना है, अपनी कंट्री से निकालना. तो अपने सब लोग जो है वो यूनाइट हो गए थे. तो इससे हम बोलेंगे कि अपनी जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है वो डेवलप हुई थी. अब in this chapter or basically in this class we will start about the freedom struggle basically from 1920s, यानी हम 1920s से करेंगे. तो जब हम 1920s की बात करते हैं तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं. आई सपोज यू ऑल नो कि अपना जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इट वॉज फ्रॉम 1914 टू 1918. तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था बिटवीन द सेंट्रल पावर्स एंड द अलाइड पावर्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर 9th क्लास, तब हमने ये देखा था कि एक्चुअली ऑलमोस्ट ऑल द बिग पावर्स ऑफ द वर्ल्ड वर इन्वॉल्व्ड इन वॉर. Similar was the case of the Britishers, or the you can say जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी which was ruling over us, which was the imperialist power जो अपने ऊपर रूल कर रही थी, वो भी कंटिन्यूसली किसमें इंगेज थी, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंगेज थी. अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन सिविलियन और मिलिट्री जो है इस वॉर में कैजुअलिटीज हुई थी. इट वाज सच अ बिग वॉर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री टिल दिस डेट it was a war which included so many countries and which lasted for so many years. लोगों को लगा था थोड़े से टाइम तक ही चलेगी, but it lasted till 4 years and it was really very great big war and इसके इफेक्ट इंडिया पे भी बहुत ज्यादा पड़े थे. कैसे पड़े थे इंडिया पे इसके इफेक्ट? सबसे पहले तो देखो ब्रिटिशर्स जो है ना वो एनी हाउ चाहते थे कि हम क्या करें, इस वॉर में जीत जाए. इसके लिए वो अपने जो वॉर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है उसको कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे. नाउ हाउ डू दे टेक आउट दिस मोर मनी जो इनको चाहिए इन एम्पावरिंग देयर आर्मी एंड देयर यू कैन से डिफेंस
and also during their fight and during war. वो कैसे हो सकता है? इन लोगों ने क्या किया, इंडिया के ऊपर स्पेशली और जो कॉलोनीज है उसके साथ साथ इंडिया के ऊपर भी अपने टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर दिया। कैसे? कस्टम ड्यूटीज जो थी पहले उनको रेज कर दिया, यहाँ तक कि दे इवन इंट्रोड्यूस मेनी न्यू टैक्सेस। इससे पहले इंडिया में कभी भी इनकम टैक्स था ही नहीं, बट दे इंट्रोड्यूस। दे वर डूइंग ऑल ऑफ दीज बिकॉज दे वांटेड मनी। Why they wanted money? Because they were fighting war, and a war which is such a big war for which they needed money. तो और मनी के लिए कहीं ना कहीं वो अपने कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। सिमिलर वॉज दी केस कि वो इंडिया से भी वो टैक्सेस के रूप में बहुत सारे जो पैसे हैं वो ले रहे थे। अब क्या हुआ कि इस टाइम पे अगेन वी विल नोटिस कि जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो बहुत सारी और प्रॉब्लम साथ में आ जाती है। इफ वी टॉक इन प्रेजेंट सिनेरियो आल्सो कि भाई ये दिस कोविड-19 इज अफेक्टिंग ऑल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये तो हो गया कि ये मेडिकली और लोगों के हेल्थ वाइज में प्रॉब्लम आ रही है, पर ये सोचो इसके साथ ये जो लॉकडाउन हुआ है तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आ रही है। तो और अपने इंडिया में तो यू मे बी नोइंग कि अचानक से सडनली वी सी कि अर्थक्वेक भी हो गया, इधर ये भी हो गया, सो मेनी थिंग्स आर, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर कमिंग टुगेदर। सिमिलर वाज द केस एट दैट टाइम। एक तो इकोनॉमिकली इंडिया को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ब्रिटिशर ज्यादा से ज्यादा टैक्स मांग रहे थे, और इसके अलावा बहुत सारी चीजों की जो प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ड्यूरिंग द वॉर ईयर वी विल नोटिस दैट the not even there were taxes, but the prices of many things almost double। 1913 से 1918 के बीच में बहुत सारी चीजों के प्राइस जो है वो डबल हो गए थे। ऊपर से one more point, because the Britishers wanted more soldiers for fighting, what did they do? वो इंडियंस वालों को फोर्स रिक्रूटमेंट कराते थे। विलेजेस में जाके उनको जबरदस्ती दे यूज्ड टू टेल देम दैट यू विल हैव टू बी द पार्ट ऑफ दिस वॉर, you will have to become a soldier and you will have to fight for us। मतलब हमारे लिए जाके लड़ो, दैट ना उनका यहाँ से कुछ लेना ना कुछ देना, बट they have to go and fight because the British were forcefully asking them to do it। They were giving money whatever it is, but forcefully बोल रहे थे कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, जिसके कारण इंडियंस में कंटिन्यूसली रिजेंटमेंट, एंगर, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही थी कि व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन द वॉर, वी हैव नथिंग टू डू विद इट, व्हाई स्टिल वी हैव टू पे सो मच ऑफ थिंग्स। अब इसके साथ साथ इतना तो हो ही रहा था, फमीन आ गई 1919 में, 1920-21 में एपिडेमिक फैल गया। यू नो वी आर एक्चुअली नाउ नोटिसिंग दिस इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19। ऐसा ही वहाँ पे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया था इंडिया में। तो वी हैव नोटिस दैट अराउंड जो सेंसस हुआ था 1921 में, इसमें ये नोटिस किया गया है कि 12 to 13 मिलियन जो है इंडिया में वो पेरिश हो गए थे एज अ रिजल्ट ऑफ फमिन एंड एपिडेमिक। So just imagine कि Indians were facing problems from each and every side during this time, and they were totally filled with lot of anger, lot of disappointment, and they wanted some kind of solution somehow। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ आफ्टर 1918-1919 के अराउंड, what happened was that people thought कि है ना हो सकता है कि इस वर्ल्ड वॉर के बाद है ना कुछ चीजें ठीक हो और हमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट मिले, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट then we will see the coming, during this period only we will see the coming of the great leader Mahatma Gandhi। He was the person who came from South Africa in January 1915 to India। मतलब he returned to India, obviously Indian ही थे, but he went to South Africa for his studies and all। उसके बाद वो January 1915 में वापस आ गए। He had done lot of successful protests in South Africa, जो हमने बहुत कुछ पढ़ा था in the last year regarding Nelson Mandela and Gandhi ji had very close connection and they both were telling same kind of story and all। तो इन्होंने रेसिस्ट regime जो थी वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे इन्होंने फाइट की थी उसके अगेंस्ट, and he was successful in this सत्याग्रह।
अब क्या हुआ कि इन्होंने जो मास मूवमेंट की थी साउथ अफ्रीका में, जिसको हम बोलते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह जो है, इट इज एक्चुअली द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। जैसे ना सत्या और आग्रह, सत्या का मतलब होता है ट्रुथ और आग्रह का मतलब when you are firm believer of something, when you will not deviate from it whatever it may be। मतलब वो वही बोलते थे हमेशा सच पे बैठो, सच के ऊपर ही टिके रहो, एंड इसके लिए यू हैव टू फाइट। एंड ऑब्वियसली हमें पता है ही सेड वी शुड नेवर यूज वायलेंस, ही ऑलवेज प्रीच अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस। ही सेड कि नॉन वायलेंस के थ्रू जो है हम बहुत कुछ जीत सकते हैं जो हम वायलेंस के थ्रू नहीं जीत सकते। These were his policy and he came with these policy to India and he brought lot of development। अब रिगार्डिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब उसको मास मूवमेंट बनाना, लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को एनग्रो करना, हाउ डिड दिस ऑल हैपन? See, he said he had a policy कि फोर्सफुली हम किसी को चेंज करने के लिए बहुत इट विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव। हो सकता है दिखाने के लिए वो चेंज हो जाए अगर आप उसके ऊपर बहुत फोर्स लगा रहे हो या कुछ ब्रूटल ऐसा कर रहे हो, पर असली चेंज तभी होगा जब जो ऑपरेसर है उसको अंदर से फील होगा कि यस आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड आई शुड स्टॉप इट। So when I explain this thing, we should again understand that he was again and again focusing on non-violence. So this is his basic theory that we should change the heart of the oppressor so that a bigger change can come. और ये यही बोल रहे थे धर्म होता है एक तरीके से नॉन वायलेंस, और यही है जो पूरे इंडियंस को क्या कर सकेगा, यूनाइट कर सकेगा। इट विल बी एबल टू यूनाइट ऑल द इंडियंस टुगेदर। नाउ so after he came to India, Gandhiji, then what happened that he started doing few movements। Now to make it simple for you, please remember very in a sequence, okay। 1915 में गांधी जी आए, 1916 में इन्होंने एक मूवमेंट किया, 1917 में किया और 1916 में किया, ओके। यू विल लर्न इट इन प्रॉपर ऑर्डर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट this particular these particular incidents, these are also important from point of view of your map work। अब देखो जो चंपारण इंसिडेंट है वो क्या हुआ था, वहां पे थे इंडिगो फार्मर्स। जो इंडिगो फार्मर्स थे, जो इंडिगो उगाते थे वहां पे, उनको जो प्लांटेशन वाले हैं ना वो बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे, ऑप्रेस कर रहे थे। यानी वो उनके ऊपर फोर्सफुली उनको बोल रहे थे आपको इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा, इसमें ही हम पैसे देंगे, यू कैनॉट ग्रो एनीथिंग एल्स। यू ऑलरेडी नो कि इंडिगो एक ऐसा प्लांट है जो एक बार अगर फ्यू ईयर्स तक ग्रो किया जाए तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। सो द फार्मर्स एक्चुअली नाउ हैड साइंड फ्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देयर वर अदर आल्सो मेनी ऑपरेसिव थिंग्स दैट द प्लांटर्स वर डूइंग विद देम। So these people wanted some kind of concession. So Gandhi ji came there and he started the Satyagrah protest, in which they were successful to a great level। Then and this Champaran episode, Champaran is located in Bihar। Then in 1917 he went to the Chera district। Chera district of Gujarat, again यहाँ पे क्या थे, जो peasants थे उनका जो हार्वेस्ट था वो खराब हो गया था, and they still had to pay lot of taxes and revenue, but they were saying that we cannot pay it, to at least reduce it or do something regarding that। तो गांधी जी ने इनके साथ भी मिलकर सत्याग्रह किया, एंड देयर ऑल्सो ही वाज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दीज पीपल। देन ही वेंट टू अहमदाबाद। अहमदाबाद में मिल वर्कर्स जो हैं उन लोगों ने स्ट्राइक की थी। दे वांटेड दैट देयर वर्किंग आवर सैलरी एंड द एरिया इन विच द you can say the building or the area where they were working is not that good. The conditions were not good. So they were actually asking for some kind of improvement in every way। So Gandhi ji again did a satyagraha with them, and when Gandhi ji did satyagraha with them, obviously he was successful in that also। This actually made Gandhi ji believe that satyagraha can actually be good, but these were at the smaller level। So he thought of organizing these satyagraha nationwide in very big form। Why?
so that we can work towards the development of a independent, or you can say the fight for independent India. नाउ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण कि एक मास मूवमेंट के लिए गांधी जी गॉट अ चांस. What happened in 1919? This British government passed a act which was the Rowlett Act. ठीक है ना, ये जो Rowlett Act था, what was it? This Rowlett Act was done by these people, that is the Britishers, very hurriedly through the Imperial Legislative Council. इस काउंसिल में बहुत सारे इंडियन मेंबर्स भी थे. तो जब ये एक्ट पास कर रहे थे तो इंडियन मेंबर्स ने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट किया था, बट दे डिड नॉट लिसन टू द इंडियंस एंड दे पास दिस एक्ट. इस एक्ट में ऐसा था क्या? इस एक्ट में ऐसा ये था कि दे सेड कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अगर हमें कहीं से भी उनके ऊपर डाउट हुआ तो वी विल पुट देम बिहाइंड द बार्स, यानी हम उनको प्रिजन में डाल देंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रायल फॉर 2 years. तो इमेजिन, मतलब ना कोई आपके ऊपर केस होगा ना कुछ, बस उनको शक हुआ, वो आपको सीधा कहाँ डाल देंगे? जेल के अंदर डाल देंगे. बिकॉज दे वांटेड कि इंडिया में ऐसा कोई भी बड़ा भाई मूवमेंट ना हो जो कि हमारे लिए क्या हो, प्रॉब्लमैटिक हो. अच्छा, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे क्या रीजन होगा. ऐसे थोड़ी अचानक से 1919 में उन्होंने एक एक्ट निकाल दिया. जब 1918 में वॉर खत्म हुआ था ना, तो जब वॉर स्टार्टिंग हुआ था 1914 से 18 के बीच में, तो ब्रिटिशर्स ने स्पेशल लॉ निकाला था, जो निकाल सकते हैं कि भाई वॉर चल रहा है तो हम कंट्री को अच्छे से हैंडल अभी नहीं, फोकस नहीं कर पाएंगे, तो अगर कोई भी हमें प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन मिली तो हम बहुत हार्श क्या कर देंगे, उस पर एक्शन ले लेंगे. और ये जो उन्होंने निकाला था रूल, ये कब तक चलेगा? वॉर एंड होने के 6 months तक. तो अब इनको लग रहा था ये रूल खत्म हो जाएगा. जैसे ये रूल खत्म हो जाएगा, इंडियन कोई ना कोई मूवमेंट करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम इतनी प्रॉब्लम्स देखी थी और हमने कहीं से भी इनको कोई सॉल्यूशन नहीं दिया. तो दे वर समवेयर स्कैर्ड, इसलिए उन्होंने एकदम जल्दबाजी में, जबकि जो इस काउंसिल में इंडियंस को उन्होंने मना किया था, फिर भी इस पास कर दिया. अब जब ये एक्ट पास हो गया तो ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया इसके खिलाफ क्या होगा? प्रोटेस्ट होगा. और सारे के सारे जो इंडियंस हैं वो दे वांटेड टू टेल द ब्रिटिशर्स दैट वी शुड समहाउ नलिफाई दिस एक्ट, यानी इस एक्ट को आप खत्म करो क्योंकि ये करेक्ट नहीं है. और द ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली डिड नॉट लिसन. तो एवरीवेयर प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे एंड पीपल वर नाउ स्टार्टिंग टू think of a way out to find the solution of this. तो गांधी जी ने एक हड़ताल की 6 अप्रैल में, जिसमें ऑब्वियसली इन्होंने बोला था कि हम नॉन वायलेंट रहेंगे और हम इस जो मूवमेंट है इसको आगे बढ़ाएंगे जब तक के जो ब्रिटिशर्स है वो क्या ना करे, वो इस लॉ को हटा ना दे. रैलीज होने लग गई अलग अलग सिटीज में और बहुत सारे जो लोग हैं वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गए थे. और कुछ कुछ वर्कशॉप शॉप सब जगह क्या होने लग गई थी, स्ट्राइक्स होने लग गई थी. और ऑल ओवर इंडिया लग रहा था कि ब्रिटिशर्स बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. उनको लग रहा था रेलवे, टेलीग्राफ, सब कुछ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है. तो फिर ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब हम ये जो नेशनलिस्ट हैं इनके मूवमेंट को क्या करेंगे, एक बड़ा स्टॉप लगा देंगे. तो सबसे पहले तो इन्होंने जो लोकल लीडर्स थे अमृतसर के, उनको क्या कर लिया, उनको दे पुट बिहाइंड द बार. ठीक है. आई सपोज देयर वर 2 leaders not mentioned in your book, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन. दीज वर द 2 जिनको पकड़ा था. महात्मा गांधी को बोला कि आप गांधी में एंटर नहीं कर सकते हो. तो 10 अप्रैल को क्या हुआ, अमृतसर में पीसफुल प्रोसेशन चल रही थी जहाँ पे पुलिस ने फायर कर दिया था. तो जैसे ही ये हुआ वैसे ही इंडियंस भी चुप नहीं गए, इन्होंने भी अटैक करना शुरू कर दिया. बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, जो भी ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे. तो ब्रिटिशर्स ने इसको रिटेलिएट करने के लिए क्या किया, एक मार्शल लॉ लगा दिया. मार्शल लॉ क्या होता है, जब आपके एरिया में अगर कोई भी चीजें लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा तो पुलिस के हाथ में नहीं होगा, पावर हो जाएगा मिलिट्री के हाथ में. और उनके मिलिट्री के जो हेड थे वो थे जनरल डायर. अब क्या हुआ, 13 अप्रैल को अपने को पता है कि 13 अप्रैल को अपने को पता है कि विच इज द फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड, इट इज द जलियांवाला बाग.
तो जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, लोग जो है दे everyone actually came there, many came only to celebrate बैसाखी, but many came there to protest against this Rowlett Act, और जो अमृतसर के वही लीडर्स थे इन लोगों ने बिहाइंड दी बार्स कर दिया। So because the Britishers came to know कि इतने सारे लोग एक जगह पे ऐसे में इकट्ठा हुए हैं, have come together, तो फिर जनरल डायर आया जलियांवाला बाग में, मेन एंट्रेंस पे इसने कवर कर दिया अपने सोल्जर्स से, बाकी नैरो अगर कोई आउटलेट था जाने का वहां पे भी सोल्जर्स अपने स्टेशन कर दिए, एंड ही जस्ट स्टार्टेड फायरिंग, ही ऑर्डर्ड हिज soldiers to fire at the people. This was very, you can, that is why this is called massacre, because very, you can say lot of bloodshed was done, very innocent people were killed. क्योंकि इसमें ऐसे लोग थे जो सिर्फ अपना सेलिब्रेट करने आए थे बैसाखी, जिसमें men, women, kids, everyone was there, and it actually created lot of protest. कहीं ना कहीं जनरल डायर ने ये इसलिए किया था, उसने सोचा था एक बार अगर मैं ऐसा एक्शन कर दूंगा तो इंडियंस जो है वो डर जाएंगे इस चीज से, और अगली बार ऐसा कोई मूवमेंट करने का सोचेंगे भी नहीं। बट हुआ क्या, ऑपोजिट, इंडियंस को आ गया था बहुत गुस्सा, ऑलमोस्ट टूवर्ड्स जो मेन सिटीज है वहां पे सब जगह लोग जो है बाहर आ गए थे अपने घरों से, एंड दे वर ओपनली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स। ऑब्वियसली अपने को पता है ब्रिटिशर्स कुछ तो बैठेंगे नहीं, दे ऑल्सो रिटेलिएटेड इन वेरी बैड वे, वो लोगों को मार रहे थे, दे वर हिटिंग देम एंड दे वर एक्चुअली इंसल्टिंग देम, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट कर रहे थे वो, जैसे किसी को पकड़ लिया जबरदस्ती तो उसको बोल रहे थे नीचे अपनी नाव करके हमसे सॉरी मांगो, या फिर है ना हमें सलाम करो, मतलब इतना ज्यादा इंसल्टिंग था। कुछ विलेजेस को बॉम्ब करने लग गए, लोगों को भगाने लग गए। जब इतना ज्यादा वायलेंस हुआ तो फाइनली गांधी जी ने क्या किया, इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया कि भाई इतना वायलेंस है, एंड हिज मेन पॉलिसीज वायलेंस नहीं होना चाहिए। एनीवेज ही सॉ कि इंडियंस को भी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इससे इंडियंस का भी बहुत हार्म हो रहा है, उनको बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है। So finally, Gandhiji called this movement. So this is the portion, this is the point in which we'll do today. I suppose this much is clear to everyone. Now we'll proceed in the next class. So bye and take care.